राम कथा ग्रह नक्षत्रों के आईने से पुस्तक जिसकी अनुवादिका हैं डॉक्टर नंदिनी नारायण के विमोचन समारोह में आप सभी का स्वागत है। ये किताब अनुवाद है। इट्स एन अब्रिज्ड ट्रांसलेशन नीलेश ओक जी की लिखित द हिस्टोरिक रामा इंडियन सिविलाइजेशन एट द एंड ऑफ प्लेस्टोसीन का। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द बुक लॉन्च एन ऑनलाइन इवेंट ऑफ राम कथा ग्रह नक्षत्रों के आईने से। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग 75th इंडिपेंडेंस डे। तो आज यहाँ भी दोहरे उत्सव के पल हैं, डबल सेलिब्रेशन का माहौल है। मेरा नाम है गुरदीप वाधवा-सियाल। मैं एक वॉइस एक्टर हूं जिसे वॉइस आर्टिस्ट भी कहा जाता है और मुंबई में अपनी ऑडियो प्रोडक्शन कंपनी जी कॉर्प मीडिया भी चलाती हूं। शायद आप लोगों ने मुझे देखा नहीं होगा लेकिन सुना जरूर होगा। एक आवाज जो कई सालों से आप सभी के फोन पर ऐसे सुनाई पड़ती है। इस कॉलर ट्यून को कॉपी करने के लिए स्टार और 9 दबाएं, शुल्क लागू। टू कॉपी दिस कॉलर ट्यून प्रेस स्टार एंड 9, चार्जेस अप्लाई। या फिर रेडियो या टीवी पर कैप्टन कुक सोनी जैसे गेहूं से बना कैडबरीज डेयरी मिल्क सिल्क। हैव यू फेल्ट द सिल्क लेटली? मैं नंदिनी मैम की छात्रा भी रह चुकी हूँ। स्कूल में वो मेरी हिंदी की अध्यापिका हुआ करती थी और आज मुझे एक बहुत ही मजेदार किस्सा याद आ रहा है, लेकिन मेरी जिंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पल याद आ रहा है। बचपन में उनकी क्लास में मुझे एक बार उन्होंने हिंदी में एक किताब से एक पैराग्राफ पढ़ने को कहा। मैंने पढ़ा, बाग में बहुत सारे फूल लगे हैं, कितने सुंदर फूल हैं, ये फूल मुझे बड़े पसंद हैं। तो उन्होंने मुझे डांटा कि भाषा का सही उच्चारण अनिवार्य है। बाग में फूल लगे हैं, फूल तो यू फूल वाला फूल होता है। तो आज मैं ये बात बहुत अच्छे से समझ पाई हूं नंदिनी मैम कि पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य और सुनार के द्वारा पीटा गया सोना, ये सब आभूषण ही बनते हैं। थैंक यू नंदिनी मैम। आज जब लोग बोलते हैं कि तुम्हारा उच्चारण सही है या अनुवाद ठीक से किया, तो मैं चाहे दूर ही हूं आपसे लेकिन दिल से नमन करती हूँ। और जब इतने सालों बाद नंदिनी मैम ने मुझे फोन किया और कहा कि क्या तुम मेरी बुक लॉन्च इवेंट का संचालन करोगी, तो मुझे दिल से बहुत खुशी हुई। एंड हियर आई एम। और आज मेरे साथ हैं विदुलेखा जो मेरी को होस्ट हैं और हम दोनों मिलकर इस इवेंट का संचालन करेंगे। विदुलेखा, तो प्लीज हमारी ऑडियंस को बताइए कि आज के कार्यक्रम में क्या होने वाला है, गेस्ट स्पीकर्स कौन है और हमारे आज का प्रोग्राम फ्लो कैसा रहेगा। लेकिन हाँ, उससे पहले एक जरूरी सूचना, प्लीज अपने मोबाइल फोन को साइलेंट पर कर दीजिए। रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज कीप योर फोन ऑन साइलेंट मोड। और अगर आपको आपके फोन या लैपटॉप से थोड़ी देर के लिए दूर जाना पड़ेगा तो कृपया अपनी जूम की जो विंडो है उसे म्यूट पर जरूर रखें। थैंक यू सो मच। विदुलेखा, चलिए बताइए। नमस्कार सभी को, मेरा नाम विदुलेखा तिवारी है और मैं आईआईटी बॉम्बे में रिसर्च स्कॉलर हूँ। जल्दी से प्रोग्राम को स्टार्ट करते हुए मैं पहले प्रोग्राम का शेड्यूल बताना चाहूँगी। स्वागत के बाद संगीता जी सरस्वती वंदना एवं गुरु वंदना करेंगी एवं इसके बाद संजय भारद्वाज जी जो कि एक राइटर और बुक के पब्लिशर भी हैं, वो बुक का विमोचन करेंगे। इसके बाद वक्तव्य की ओर बढ़ते हुए गुरदीप जी इस इवेंट की प्रस्तावना रखेंगी। संजय भारद्वाज जी बुक की अनवेलिंग करेंगे एवं मूल लेखक नीलेश ओक जी कुछ मिनट इस बुक के बारे में अपने विचार व्यक्त करेंगे। इसके बाद नंदिनी मैम जिन्होंने इस बुक का ट्रांसलेशन किया है, वो अपनी जर्नी के बारे में कुछ शब्द कहेंगी एवं संजय भारद्वाज जी बुक की समीक्षा प्रस्तुत करेंगे। इसके पश्चात नंदिनी मैम के परिजन जिन्होंने कि काफ़ी करीब से मैम की जर्नी को देखा है, वो मैम की इस जर्नी के बारे में कुछ कहेंगे। और फिर नंदिनी मैम एवं नीलेश जी बुक के कुछ पैराग्राफ्स पढ़ेंगे जिससे कि इंग्लिश और हिंदी ट्रांसलेशन किस तरीके से हुआ ये आप समझ पाएंगे। इसके बाद हमारे अध्यक्ष श्री बलराम सिंह जी अपनी बातें कहेंगे एवं अंत में अनिमेश जी जो कि नंदिनी मैम के पुत्र हैं, वो आभार प्रकट करेंगे। शांति पाठ के साथ हम इस समारोह का समापन करेंगे एवं मीटिंग खत्म होने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि एक स्क्रीनशॉट जो कि आज के टाइम की ग्रुप फोटो है उसके लिए रुकें। एक ग्रुप स्क्रीनशॉट के बाद ये कार्यक्रम हम खत्म करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू विदुलेखा।
तो परंपरा के अनुसार हमारे यहाँ शुभ कार्य की शुरुआत जैसे विज्ञापन और टीवी एड्स में मैं वॉइस ओवर करती हूँ, कुछ मीठा हो जाए से भी पहले ईश्वर के सामने हाथ जोड़कर दीप प्रज्वलित करके और गुरु वंदना, सरस्वती वंदना गायन के साथ की जाती है। क्यों विदुलेखा? बिल्कुल गुरुदेव जी। तो इसी के साथ मैं संगीता जी को बुलाना चाहूँगी। संगीता जी नंदिनी मैम की काफ़ी करीबी मित्र हैं एवं इसके साथ साथ एक गायिका भी हैं। उन्होंने शास्त्रीय संगीत में अपनी स्टडी जारी रखी है। और संगीता जी प्लीज़ प्रस्तुत करें। संजय जी का हम इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे। संजय जी एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक, कवि, नाटककार, संपादक, कहानीकार, समीक्षक, पटकथाधारक, अनुवादक, स्वतंत्र व्याख्याता एवं हिंदी साहित्य में करीब 4 दशकों से एक्टिव रहे हैं। संजय जी एक समाज सेवी भी हैं और राष्ट्रीय एकता के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। संजय जी के उल्लेखनीय कार्यों में हिंदी आंदोलन परिवार, जो कि पुणे में है, उनके द्वारा उसकी संस्थापना 1995 में की गई, जो कि हिंदी साहित्य, भाषा और संस्कृति के प्रचार के लिए तथा राष्ट्रीय एकता के लिए कार्य कर रहा है। आप नाटक, रेडियो नाटक, रूपक, 700 से अधिक कविताएं, नाट्य रूपांतरण, कहानियाँ, लेख, समीक्षा, 5 पुस्तकें, संपादन आदि कई कार्यों में एक्टिव रहे हैं। संजय जी इस बुक के पब्लिशर भी हैं और इसी वजह से हम संजय जी को बुलाना चाहेंगे। संजय जी प्लीज। माफी चाहेंगे, जूम भी अपने अपने कर्तव्य, अपने अपने खेल दिखाता है ऐसे समय में जहां हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं और तैयारी के साथ बैठे हैं, लेकिन इंटरनेट कनेक्शन कई बार जो है हमारे बस में नहीं है, तो माफी चाहेंगे। ओके संजय जी, तो अगर आपकी इजाजत हो, संगीता जी अभी हमारे साथ हैं। सो शुभ काम में देरी कैसी संगीता जी, प्लीज आप पहले गायन कर दीजिए, फिर संजय जी को बुला लिया जाएगा जी। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। माता सरस्वती शारदा हे, माता सरस्वती शारदा हे, माता सरस्वती शारदा विद्यादानी दयानी दुःखहरिणी जगत जननी ज्वालामुखी माता सरस्वती शारदा हे, माता सरस्वती शारदा कीजे सुदृष्टि कीजे
कीजे सुदृष्टि सेवक ज्ञान अपना, इतना वरदान दीजिए तान ताल और अलाप बुद्धि अलंकार। शारदा हे माता सरस्वती, शारदा विद्यादानी दयानी दुःखहरिणी, जगत जननी ज्वालामुखी माता सरस्वती, शारदा हे माता सरस्वती, शारदा माता सरस्वती, शारदा। बहुत ही सुंदर गायन संगीता जी। बहुत ही सुंदर, बिल्कुल कितना मधुर, सबको मंत्रमुग्ध कर दिया, समा बांध दिया आपने संगीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। विदुलेखा, चलिए अब संजय जी को बुला लेते हैं विमोचन के लिए। बिल्कुल, तो संजय जी का इंट्रोडक्शन तो पहले हो गया। हाँ जी, हाँ जी। उसके कारण तो संजय जी स्टार्ट करते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं अनुरोध करूंगा कि कवर और संगीत जो वहां से लगाया जा रहा है वो लगाएं। बाकी पुस्तक जो है मैं यहाँ से आप लोगों के बीच में साझा कर रहा हूँ। ये इसका मुखपृष्ठ है और मैं पीछे का जो कवर है ऊपर नंदिनी जी का चित्र है और नंदिनी जी का परिचय, इस रूप में ये पुस्तक आई है। राम कथा ग्रह नक्षत्रों के आईने से। किताब का कवर काफी सुंदर लग रहा है और ये किताब भी बहुत बढ़िया है। प्रोग्राम के अंत में इस किताब को आप कैसे खरीद सकते हैं और कहाँ खरीद सकते हैं, इन सब डिटेल्स के लिए भी आप हमारे प्रोग्राम के अंत तक वेट कीजिए। इसके सारे डिटेल्स आप सबके साथ शेयर किए जाएंगे। राम कथा ग्रह नक्षत्रों के आईने से प्रसिद्ध लेखक नीलेश ओक जी की मूल पुस्तक 2014 में लिखी द हिस्टोरिक रामा इंडियन सिविलाइजेशन एट द एंड ऑफ प्लेस्टोसीन का हिंदी अनुवाद है। इसकी अनुवादिका हैं डॉक्टर नंदिनी नारायण। चलिए नीलेश जी से शुरुआत करते हैं। उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग और एग्जीक्यूटिव MBA की डिग्री प्राप्त की है। उनकी खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी, पुरातत्व अर्थशास्त्र जिसे हम आर्कियोलॉजी कहते हैं, और प्राचीन कथाएं जिन्हें क्लासिक टेल्स भी कहा जाता है, में विशेष रुचि है। उन्होंने कई बहुचर्चित किताबों का लेखन किया है, जैसे 2011 की व्हेन डिड द महाभारता वॉर हैपेंड, 2018 की भीष्म निर्वाणा, और उससे पहले 2014 की द हिस्टोरिक रामा इंडियन सिविलाइजेशन एट द एंड ऑफ प्लेस्टोसीन, जिसका अनुवाद डॉक्टर नंदिनी नारायण ने किया है और जिसके विमोचन समारोह के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। नंदिनी मैम ने हिंदी में PhD की है। नाटक रंगमंच की दृष्टि से उनका सब्जेक्ट था, जहां उन्होंने सर्वश्रेष्ठ शोध ग्रंथ में स्वर्ण पदक से उन्हें वहां नवाजा गया था। उनके लेखन कार्य की बात करें तो वेद की पुस्तक रसशास्त्र का मराठी से हिंदी में अनुवाद, आयुर्वेद की पुस्तक का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद पुणे के प्रमुख साहित्यिक संस्था हिंदी आंदोलन में लगातार प्रकाशित हुआ है। इसके अलावा सीता के खत राम के नाम कविता संग्रह शीघ्र ही प्रकाशित होने वाला है। नंदिनी मैम इस पर काम कर रही हैं। नंदिनी जी का शिक्षण कार्य में भी काफी समय व्यतीत हो चुका है। मैं और उनके पुत्र अनिमेश सहपाठी भी रह चुके हैं जिस स्कूल में नंदिनी मैम अध्यापिका थी। अब भारतीय सभ्यता व संस्कृति से संबंधित शोध ग्रंथ जो हिस्टोरिक रामा, जिसमें नवीनतम शोध प्रक्रियाओं द्वारा रामायण का काल निर्धारण किया गया है, का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया गया है। तो मैं सबसे पहले आग्रह करूंगी नीलेश जी से कि वो अपनी किताब के बारे में हमें बताएं। प्लीज टेल अस अबाउट द जर्नी ऑफ दिस बुक, और आपकी मुलाकात नंदिनी जी से कैसे हुई और आप दोनों ने क्यों इस किताब के अनुवाद के बारे में सोचा। नीलेश जी। ठीक, थैंक यू। नमस्कार to everyone. First, I want to give my greetings to all of you who have joined today on the day of our
not Prajasatak, but Swatantra Din, forgive me, 75th Swatantra Din. And just like we will say, when I started my research with the dating Kala Nirnay of Mahabharat text. That took me 15 years. And in 2011, as Gurdeep ji said, I published my first book. Now, in parallel, I was also working on Ramayana. So like what I found in both cases, but I'll focus on Ramayana, that the way Valmiki ji has described these settings, now these are the celestial settings. And if you collect them, and to my surprise, and I think you may be surprised too, because Valmiki Ramayana is like very small in comparison to Mahabharata, like 1/4, 1/5 the size of Mahabharata. And then therefore I was surprised that when I started reading Valmiki Ramayana, I found close to 600 specific astronomy evidence, astronomic descriptions in Valmiki Ramayana, जिसको हम खगोल शास्त्र की साक्ष्य कहे. And what that told me is that Valmiki is not only a great Kavi, but he's also a great astronomer. Because when you take those together and put it together in a scientific fashion, like say solving a jigsaw puzzle or solving a crossword puzzle, they all fit together and come to 12,209 BCE, which happens to be the year of Ram Ravan Yuddha. So that is my book. I published it in English. And then now it is being translated as we speak in different languages of India. But just like the celestial combination has to come into a unique setup before something actually gets accomplished and something gets done, it is my pleasure to tell you that it so happened, and I'm very happy about it, that among all the efforts, the translation efforts that are being made, it is Dr. Nandini Narayanji's tireless, tenacious effort that made this translation, the Ramakatha that we are seeing today, as the first translation from my English book to any other languages of the world. And how nice that it is coming out in the Hindi, which is going to make it possible to reach many people in India or anyone who is connected with the Hindi language. So I don't want to take much time. I think it's very much a time for Dr. Nandini ji to really tell the story. But as Gurdeep ji said, how did we connect? And again, that is also, I think, a celestial and a terrestrial connection. One more thing I should mention, and somebody will definitely mention, is besides the Swatantra Din, today also happens to be Santa Tulsi Das ji's Jayanti. And so this all comes together. In fact, we must remember this day for a different reason. One of my great inspiration, and I consider him my guru, I never met him in person, is Acharya Bharat Ratna Vinoba Bhave. And he says when he was going through, walking through India on his Bhutan mission, this is back in 1950s and 60s, he has narrated a wonderful story of Tulsidas ji. One time he was traveling in UP area, and his typical routine was on every Tulsidas Jayanti, he would actually read from Tulsidas ji's Vinayanjali or Vinay Patrika, as different names it is known. But it so happened, because of this, he was so busy with this Bhutan movement that he forgot about it. And that night he didn't know that it was anywhere close to Tulsi Jayanti, and he had a dream. And in that dream, there was this individual, which intuitively he understood afterwards that that was Tulsidas ji, that he and Vinoba ji were discussing Vinaya Patrika or Vinayanjali in the dream. And then he woke up and he said, what was that? And suddenly it occurred to him that it was Tulsidas ji because of the reference to Vinaya Patrika or Vinayanjali. And then when he checked, he realized that it was also a day of Tulsi Jayanti. So that is something that we are recreating in some fashion here. How did I meet Dr. Nandini ji? Honestly, I don't remember. That is the beauty of a social media.
but somehow through social media we got connected, and I think she just said, hey, I mean, she's a Rama Bhakta, as many would know, and she said, I would like to translate it. And I said, well, that's great. I had not actually seen her, and eventually we met in Pune when me and my wife Ashwini were visiting there. But the rest of the thing, I mean, I would love to hear from in the words of Dr. Nandini ji. But the way I even wrote my 3 books, I read them, by the way, and my wife calls me narcissist, when I read my own books. But the reality is, when I read my books, it doesn't feel like I have written them. It's like as if somebody got it done through you. And that is how I think all of us have this emotion right now. So what I would like to do is I would like to thank Nandini ji, thank everyone who is present today, and just pass on the baton. We just completed our Olympics right now, so we are used to the terminology. Pass on the baton to Dr. Nandini ji, who everyone is eager to hear her journey with the translation of this book, The Historic Rama to Ramakatha. So Nandini ji, if I may request you, and Gurudev ji, you can take over. Thank you. Absolutely, Nilesh ji, I completely agree with you. When you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it. So शायद आपकी और नंदिनी मैम का जो ये टीम एफर्ट है, भगवान करे सिर चढ़े और लोगों तक जो इस किताब का जो डिस्ट्रीब्यूशन है पहुंचे. धन्यवाद नीलेश जी. एंड आई एम रियली ग्लैड, बहुत खुशी है मुझे कि आपने और नंदिनी मैम ने इस किताब को हमारी भाषा, हमारी पहचान हिंदी में भी प्रकाशित करने का सोचा. अब बारी है हमारी प्यारी नंदिनी मैम की. सो मैम प्लीज हमें बताइए कि ये जर्नी जो आपकी रही किताब की, आपने इस किताब का जो हिंदी अनुवाद का कार्य कब और कैसे शुरू किया. ओवर टू यू नंदिनी मैम. नमस्कार और आप सबको स्वतंत्र दिवस की शुभकामनाएं. साथ साथ तुलसी दास जी को हम याद करके रामायण का ये कार्य शुरू कर रहे हैं. एंड थैंक यू गुरदीप फॉर ऑल द स्वीट वर्ड्स. स्वागत है आप सबका भारतीय चेतना की इस कथा यात्रा में. तो आइए चलते हैं आपके साथ इस सफर पर. वाल्मीकि रामायण की रचना, जो राम की जीवन यात्रा है, महर्षि वाल्मीकि ने 12,196 ईस्वी पूर्व 12,196 BC में की थी, जब लवकुश ने रामायण गाई. कथा के मुख्य पात्र हैं राम, जो विस्तृत अर्थों में भारतीय चेतना के प्रतिनिधि हैं. वे सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक प्रेरणा स्रोत हैं, विचार प्रवाह हैं, जीवन शैली भी हैं, जो अनंत काल से एक आदर्श के रूप में हमारे साथ चले हैं. उनका महत्व, यह सम्मान इसलिए है कि जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आए, उन्होंने अडिग रहकर धर्म का साथ दिया. धर्म वह होता है जब हम हर परिस्थिति में सही मार्ग चुनते हैं और उस पर टिके रहते हैं, चाहे उसके लिए हमें कितने ही दुख क्यों न झेलने पड़े. पर होता क्या है कि समय के साथ मानसिकता भी बदल जाती है, नई विचारधाराएं जुड़ने लगती हैं. अब नई पीढ़ी के सामने प्रश्न था कि क्या राम वाकई हुए थे, और यदि हुए भी थे तो आज के उन युग में उनकी क्या उपयोगिता है. श्री नीलेश नीलकंठ ओक की पुस्तक द हिस्टोरिक रामा 12,209 BC इन्हीं प्रश्नों के उत्तर का ढूंढने का प्रयास है. प्रयास इसलिए कह रही हूं कि ज्ञान एक अंतहीन जीवन प्रक्रिया है जो सदा आगे बढ़ती रहती है. नीलेश जी मुख्यतः शोधकर्ता हैं और उनकी विशेषता है बिना किसी पूर्वाग्रह या प्रेजुडिस के अपना मत प्रस्तुत करना. अपनी पुस्तक में वे लिखते हैं, सत्य को जानने की तीव्र इच्छा रखने वाला मनुष्य आसानी से दूसरे के शब्दों पर तब तक विश्वास नहीं करता जब तक कि वह स्वयं उस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा हो. वह स्वयं सत्य की खोज करता है, उसे सामने लाता है. अपनी खोज में जब वह गहरे उतरता है तो वह ऐसा कुछ जरूर निकाल लाता है जो अब तक उठाए गए प्रश्नों का उत्तर ढूंढने में संकेत या सूत्र का काम कर सके. रामायण के काल निर्धारण का काम तो अन्य विद्वानों ने भी किया है, पर नीलेश जी का प्रयास एक अलग महत्व रखता है. क्यों? इसका उत्तर उनकी पुस्तक की प्रस्तावना में ही मिल जाता है. वे फ्रेडरिक नीत्शे का एक कथन उद्धृत करते हैं, अपनी ही मस्ती में नृत्य करते लोग अक्सर सिर फिरे ही समझे जाते हैं, क्योंकि वे उस संगीत को नहीं सुन पा रहे होते हैं
जो मनुष्य के भीतर चलता है और इस नृत्य को लगातार जन्म देता रहता है। नीलेश जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सच में मनुष्य की चेतना के भीतर चल रहे संगीत को सुन सकते हैं। उनकी यह पुस्तक वैसे तो विद्वत वर्ग में अपनी पहचान बना चुकी थी, पर आवश्यकता थी इस ज्ञान को जनमानस तक पहुंचाने की। बातों बातों में मैंने बताया कि मैं अनुवाद करती हूँ। मेरे काम का एक नमूना उन्होंने देखा और काम का शुभारंभ हो गया। अनुवाद करना सुनकर लगता है कुछ साधारण सा काम होगा, पर यह न केवल कठिन वरन जोखिम से भरा काम भी है। उस पर से जिम्मेदारी की एक तलवार सिर पर लटकती रहती है। दूसरे व्यक्ति के मन मस्तिष्क में प्रवेश करना, उसे समझना, फिर शब्दों को, अभिव्यक्ति को एक नया बाना पहनाना और पाठक तक वैसे का वैसा ही पहुंचाना सरल नहीं होता। अनुवादक का एक बहुत बड़ा दायित्व होता है कि उसके अनुवाद में ऐसा प्रवाह, तरलता एवं बहाव मिले कि पाठक को लगे कि वो मौलिक रचना है। और ये तभी संभव है जब लेखक और अनुवादक के मध्य पूर्ण विश्वास हो। इस पूरी अवधि में हम लोगों के मध्य कोई भी समस्या नहीं आई। आभारी हूं नीलेश जी की कि उन्होंने इतना विश्वास रखा। स्वतंत्र लेखन तो मैं पहले भी करती थी और अपनी कॉलेज की शिक्षिका और प्रसिद्ध अनुवादिका डॉक्टर प्रतिभा अग्रवाल के द्वारा अनुदित बादल सरकार के नाटक पढ़कर मन में अनुवाद का बीज पड़ चुका था। पर पुणे आने पर संजय भारद्वाज जी ने इस विधा पर काम करने की प्रेरणा दी। उन्होंने भारतीय भाषाओं के प्रति मेरे रुझान, भाषा से विभिन्न प्रकार के प्रयोग करने की मेरी प्रतिभा को पहचाना। उन्हीं के निर्देशन में आज एक सार्थक यात्रा का प्रारंभ हो पाया है। सो धन्यवाद संजय जी अपने आप से परिचय कराने के लिए। अनुवाद की यात्रा में बहुत से पड़ाव आते हैं, तो चलते हैं इस ओर। बहुत से प्रश्न भी उठते हैं, विशेषकर जब अनुवाद हिंदी में हो रहा हो। कुछ लोगों का मत है कि केवल संस्कृत बहुल शब्दावली का ही प्रयोग होना चाहिए, तो कुछ का मत है कि अरबी फारसी के शब्द अधिक हों। विद्वानों का मानना है कि हिंदी और उर्दू दो ऐसे गोलक सर्कल हैं जिनके मध्य की रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, या कहें कि एक दूसरे की सीमाओं के अंदर से होकर गुजरती हैं। जो भी शब्द उस सीमा रेखा में आते हैं वे दोनों के उतने ही अपने होते हैं। वैसे भी भाषाएं एक दूसरे से शब्द लेकर समृद्ध ही होती हैं, बस आदान प्रदान की सीमा रेखा का ध्यान रखना आवश्यक होता है, क्योंकि वो बहुत नाजुक होती है। मेरा मानना है कि शब्दों का चयन और उपयोग मात्र अपेक्षित अर्थ के आधार पर ही होना चाहिए। उदाहरण के लिए इक्विनॉक्स शब्द के लिए हिंदी में 2-3 शब्द हैं, जैसे अयनांत, संपात आदि। यह थोड़ा कठिन सा लगता है, पर यदि हम इसे सरल बनाने के लिए और कुछ करें तो यह भाषा के प्रति अन्याय होगा, क्योंकि अर्थ की पूर्ण अभिव्यक्ति इन्हीं के जरिए हो सकती है। उस स्थिति में हमें कठिन शब्द को स्वीकार करना ही होगा, वरना अर्थ पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाएगा। और ऐसी स्थिति में पाठक का कर्तव्य हो जाता है कि वो अमुक शब्द का अर्थ ढूंढे और ग्रहण भी करे, न कि यह कहकर अलग हो जाए कि भाषा कठिन है। मेरा व्यक्तिगत प्रयास रहता है कि मैं शब्दों का प्रयोग सदा उनके आसपास की ध्वनियां और वातावरण देखकर करूं। जी हाँ, शब्दों का भी वातावरण होता है और उनका आभा मंडल भी होता है। अब ये तो गुणीजन ही बताएंगे कि मैं इसमें कितनी सफल हो सकी हूं। अब आते हैं इस यात्रा में के दूसरे पहलू पर। मेरे कार्य में बहुतों का सहयोग मिला, सभी के आभारी हूं। मेरा परिवार, पति, बच्चे, बेटी, बेटे, जिसमें बहू भी आती है, जो सदा मेरे साथ खड़े रहे, किसी भी परिस्थिति में काम रुकने नहीं दिया और बार बार मेरे विश्वास को दृढ़ किया कि काम करने के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती। और मेरा बृहद परिवार, मेरे एक्सटेंडेड फैमिली, जो सदा मेरी खुशी में खुश होते थे और हिम्मत बढ़ाते थे। निशब्द हूं मैं। इसके अलावा कुछ मित्रगण जो सदा सहायक रहे। मेरी 2 मित्र हैं, स्वाति बर्वे और संध्या कट्टी। स्वाति को तो हिंदी में नहीं आती, लेकिन फिर भी वो इस किताब के इंतजार में न जाने कब से बैठी है। संध्या और उनके पति बराबर मेरी रचनाएं पढ़ना, उन पर अपने विचार देना
और हर तरीके से कभी वाल्मीकि रामायण का हिंदी में संस्करण उपलब्ध कराना, कभी कुछ जो भी चीज़ें थी बिना मांगे उन्होंने सहयोग दिया। एक तरीके से मेरी वो इस जीवन के साथी ही हैं। लेकिन इसके अलावा 2 लोग ऐसे भी हैं जिनके सहयोग से ही ये काम पूरा हो पाया। एक मेरी मित्र हैं सस्मिता श्रीवास्तव, जिन्हें हमेशा मुझसे कुछ ना कुछ लिखवाने का बुखार चढ़ा रहता था। हर रोज फोन करके मेरा होमवर्क चेक किया जाता। बाद में तो मुझे लगने लगा था कि कालिदास बनने का अगला नंबर मेरा ही लगने वाला है। धन्यवाद बहुत छोटा सा शब्द होगा सस्मिता। दूसरी मित्र है रेखा शुक्ला, जो एक प्रसिद्ध ज्योतिषी और ओशो मेडिटेटर भी हैं। दोनों यहाँ उपस्थित हैं। वैसे बहरहाल ज्योतिष तो खूब काम आया। हर रोज वे अपने हिसाब से ग्रह बदल देती। दीदी इस सप्ताह बड़ा अच्छा समय चल रहा है, 1-2 अध्याय तो लिख ही डालिए। फिर अगले सप्ताह ये होता कि अब बड़े खराब ग्रह आने वाले हैं, आप समझ लीजिए काम में ढील नहीं होनी चाहिए। ऐसा ज्योतिषी शायद ही किसी ने देखा होगा। इसे क्या कहें, प्यार या ब्लैकमेल? आभार कहकर तुम्हारी भावनाओं का सम्मान कर रही हूं। इसके आगे बढ़ें या हम पुराने समय को देखें तो इस सब के पीछे छिपी प्रेरणा का मुख्य स्रोत मेरे पितृतुल्य ससुर जी रहे हैं, जिनको मैंने यह पुस्तक समर्पित की है। मेरा और उनका पिता पुत्री का नाता था। जीवन को नए रंगों से देखना और सच की नींव पर अपने जीवन की आधारशिला रखना उन्हीं की सीख है, जिसने मुझे एक नई ऊर्जा से भर दिया। अपने व्यक्तित्व को संभाल कर रखते हुए भी दूसरे को उसी प्रकार स्वीकार करना। मुझे अभी भी याद है कि हम लोग मंदिर जाते थे तो वो थोड़े नास्तिक टाइप के थे, तो गाड़ी से ले जाते थे, मंदिर के आगे गाड़ी में बैठे रहते थे और हम मंदिर घुमाते थे। तो उनके मित्र डॉक्टर डी शर्मा, वो भी मेरे ससुरतुल्य ही हैं। मैं उनको वैसा ही इज्जत देती हूँ। इस लॉन्च में आए हुए हैं, उनको भी सादर प्रणाम। सो आगे बढ़ते हैं हम संजय जी की ओर, या गुरदीप जैसे। बहुत बहुत मजा आया मुझे आपकी ये पूरी कहानी सुनकर मैम। और सबसे अच्छी बात जो आपने कही, हुनर की नहीं कोई उम्र, तो मुझे लगता है ये हम सबके लिए इंस्पिरेशन है मैम। बिग कंग्रेचुलेशंस टू यू एंड द एंटायर टीम। मन कर रहा था कि आप इस किताब के बारे में और हमें बताएं, तो सुनिए, आप सबको ये किताब अब पढ़नी ही पड़ेगी। हाँ बोलिए, थम्स अप करिए, आप सब ये किताब पढ़ेंगे? थैंक यू। तो विदुलेखा, संजय जी को बुलाया जाए समीक्षा करने के लिए। बिल्कुल संजय जी। इससे पहले संजय जी विमोचन कर चुके हैं एज एडिटर, अब संजय जी समीक्षा करेंगे एज अ राइटर। तो संजय जी बिल्कुल आइए। नमस्कार, मेरा स्वर पहुंच रहा है? सर्वप्रथम आप सभी मित्रों को आज देश का स्वाधीनता दिवस, आप सबको उसकी बधाई और शुभकामनाएं। वस्तुतः आप सबको क्या, हम सबको, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि देश का स्वाधीनता दिवस उस देश के सभी नागरिकों का सामूहिक जन्मोत्सव होता है। तो हम सबको हमारे जन्मोत्सव की बधाई भी और मंगल कामनाएं भी। मित्रों, चूंकि आज ये 74वां वर्ष है और हम स्वाधीनता के अमृत महोत्सव में प्रवेश कर रहे हैं, एक ऐतिहासिक समय है देश के लिए। और जब प्रश्न या शब्द ऐतिहासिक आता है तो मुझे द हिस्टोरिक रामा भी याद आता है, क्योंकि इतिहास ऐतिहासिक और हिस्ट्री हिस्टोरिक। मैं बधाई देना चाहूंगा नीलेश नीलकंठ ओक जी को, जिन्होंने एक ऐसे विषय पर अपनी लेखनी चलाई, अपनी शोध परक, अनुसंधान परक दृष्टि से उस पर काम किया। और मुझे लगता है कि आज के कार्यक्रम का कारणीभूत जो है, जो कारक है, वो तो नीलेश जी हैं, क्योंकि उन्होंने वो लिखा नहीं होता तो अनुवाद नहीं होता, अनुवाद नहीं होता तो आज का आयोजन नहीं होता। नीलेश जी को बहुत बहुत बधाई। बात आज से 2-3 दिन पहले जब हम लोगों ने एक छोटी सी जूम मीटिंग की थी, तब स्वाधीनता को लेकर, 15 अगस्त को लेकर एक संदर्भ का मैंने उल्लेख किया था और मुझे याद नहीं आता, मेरी स्मृति जरा कमजोर है। गुरदीप ने या शायद विदुलेखा ने
चर्चा की कि क्या हम इसका उल्लेख करें, और मुझे उस समय वो उचित नहीं लगा कि इस कार्यक्रम के साथ वो नहीं चलेगा। लेकिन अभी आप लोगों से संवाद करते हुए मुझे वो प्रसंग याद आ रहा है। आंदोलन के मेरे बहुत सारे मित्र जो है उस प्रसंग से परिचित है, मैं उनके साथ साझा करता रहा हूं। अमृता प्रीतम जी जब युगोस्लाविया में थी और वहां भारतीय तारीखें इतनी जल्दी से देखी नहीं जाती थी, उन्होंने कैलेंडर देखा कि 15 अगस्त, तब उन्होंने अपने जीवन साथी इमरोज को एक पत्र लिखा और कहा कि कैलेंडर देखा तो मालूम पड़ा कि आज 15 अगस्त है। इमरोज, अगर मेरी जिंदगी में तुम्हारी क्या अहमियत है, इसको मुझे एक वाक्य में लिखना हो तो मैं लिखूंगी कि इमरोज, तू मेरी जिंदगी की 15 अगस्त है। मित्रों, ये संदर्भ आज मैं इसलिए देना चाह रहा हूं क्योंकि जीवन के इस पड़ाव पर आकर आज डॉक्टर नंदिनी नारायण के लेखकीय जीवन का, उनके साहित्यिक जीवन की आज 15 अगस्त है। मुझे लगता है अपनी जगह से बैठे बैठे हम लोग एक बार ताली उनके लिए अवश्य बजा दें, क्योंकि आज उनकी पहली पुस्तक का विमोचन हो रहा है। मेरे लिए निश्चित तौर पर बेहद आनंद का विषय है। कल रात को थोड़ी देर उनसे चर्चा हुई थी, उन्होंने आज भी उल्लेख किया मेरा, उसके लिए बहुत बहुत उनका धन्यवाद भी। कल भी उन्होंने कहा कि मुझे वो समय याद आ रहा है जब मुझसे उनकी मुलाकात हुई होगी, और जैसा नीलेश जी ने कहा, सच कहूं मुझे भी याद नहीं कि उनसे मुलाकात कब हुई थी, लेकिन मुलाकात निश्चित हुई थी। ये बात सही है। मैं ये कहना चाहूंगा कि हम सब निमित्त मात्र हैं। कहा यह जाता है कि हुई सोई जो राम रचि राखा। रचने वाला तो वो है, हम केवल एक निर्णय लेकर आगे जा सकते हैं। प्रवेशी नगर कीजे सब काजा और हृदय राखी कौशलपुर राजा। जब कौशल नरेश श्री राम अगर आपके मन में है, यदि आपकी भावना जो है वो शुचितापूर्ण है, वो शुद्ध है, तो फिर निश्चित तौर पर आगे की यात्रा बड़ी सरलता से होती चली जाती है। और आगे की यात्रा की चर्चा करते हुए वो यात्रा आरंभ होती है, जैसा नीलेश जी ने अपनी पुस्तक में उल्लेख किया है, ईसा पूर्व 12,000 वर्ष, लगभग 12,000 वर्ष पूर्व श्री राम का जब उल्लेख आता है। हमारे यहाँ कहा जाता है रमते कणे कणे इति राम है। जो कण कण में रमता हो वही तो श्री राम है। लेकिन विसंगति यह है मित्रों कि जो कण कण में रमता हो, जो इतना अपरिमेय हो, जो इतना विस्तृत हो, उसे साधारणतः हम देख नहीं पाते। उसके लिए एक अलग दृष्टि लगती है। जैसे मैं आपके सामने बैठा हूं, हम सब जो यहाँ देह को लेकर बैठे हैं, ये हमारा स्थूल रूप है। ये स्थूल तो दिखाई देता है क्योंकि स्थूल इतना सा होता है, एक मुट्ठी भर होता है, समाप्त होने के बाद एक मुट्ठी में ये सिमट जाता है। लेकिन इसके भीतर जो सूक्ष्म है, जो अपरिमेय है, जो विस्तृत है, उसको देखने के लिए अलग दृष्टि की आवश्यकता होती है। और ये जो दृष्टि है, ये ईश्वर कुछ कुछ लोगों को ही देता है। लेकिन एक विसंगति यह है कि जहां विस्तार होता है वहां संकीर्णता भी होती है। और संकीर्णता यह कि जिससे हमारा अस्तित्व है, उस प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर अनेक बार प्रश्न चिन्ह लगाए गए। मैं उन कारणों की मीमांसा नहीं करूंगा क्योंकि निश्चित समय में अपनी बात कहनी है। उनके अस्तित्व पर अनेक बार प्रश्न चिन्ह लगाए गए, ये देखते हुए कि राम सेतु, नासा के सैटेलाइट उसका चित्र भेजता है, लेकिन हमारे यहाँ उस पर भी चर्चा हुई। मुझे उस समय पर किसी एक ने टिप्पणी की थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, एक प्रसिद्ध राजनेता ने श्री राम के अस्तित्व पर जब प्रश्न चिन्ह लगाया, एक रचना मैंने लिखी थी, उसकी केवल 2 पंक्तियां बांट लेता हूं। उस समय दुखी होकर कहीं मन में यह भाव उठा था कि सनातन निर्वासन को जाओ, राम तुम विदेशी हो जाओ। सनातन निर्वासन को जाओ, राम तुम विदेशी हो जाओ। निधर्मी विदेशी फिर भी तुम्हें सहेज लेंगे, अन्यथा हम धर्मनिरपेक्ष देशी तुम्हारा समूचा अस्तित्व निगल लेंगे। सनातन निर्वासन को जाओ, राम तुम विदेशी हो जाओ। इन प्रभु श्री राम के सारे अस्तित्व को लेकर जो कुछ लिखा गया, जो कुछ रचा गया, मैं इस रूप में कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं बात जो है राम सेतु की कर रहा था, कि समुद्र में जब ज्वार आता है उस समय बालू पर जो कुछ लिखा होता है, जो रेखाएं होती हैं वो मिट जाती हैं, लेकिन जो कुछ पत्थर पर लिखा हुआ होता है वो स्थायी रहता, वो मिटता नहीं। पत्थर की रेखा जो है वो शाश्वत होती है, वो सनातन होती है। बहुत विनम्रता के साथ लेकिन पूरे विश्वास के साथ कहना चाहूंगा, द हिस्टोरिक रामा, राम कथा ग्रह नक्षत्रों के आईने से इसी तरह से पत्थर पर खींची हुई एक रेखा है जो समय के साथ सदा रहेगी, सदैव बनी रहेगी। मित्रों, इस पुस्तक की विवेचना यदि मैं करूं तो जैसा कि उल्लेख नंदिनी जी ने भी किया, नीलेश जी के पास में एक वैज्ञानिक दृष्टि है
और इस वैज्ञानिक दृष्टि के चलते हुए ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से उन्होंने एक मानकीकरण, दिनांक का, तारीखों का एक मानकीकरण जो है, डेटिंग जो है कि किस समय क्या घटा होगा, इसके लिए नक्षत्रों का अध्ययन होना, लेकिन इन सब के साथ एक आस्था होनी चाहिए। आपकी सांस्कृतिक धार्मिक धरोहर को के मानकीकरण का कहीं ना कहीं एक मानस होना चाहिए, उसके प्रति एक विश्वास होना चाहिए। इतनी सारी भावनाओं का संगम लेकर जब नीलेश जी ने यात्रा आरंभ की होगी तब वह पुस्तक रची गई। और मैं एक दो तीन उदाहरण बहुत छोटे छोटे, जैसे एक जगह पर यह उल्लेख है कि श्री राम का जन्म जो हम मानते हैं कि चैत्र माह, वो ग्रीष्म ऋतु का आरंभ होता है, लेकिन यहाँ पर उसे शरद ऋतु में उसका उल्लेख किया गया। अगर आप पूरी ग्लोबल वार्मिंग का अध्ययन करेंगे तो ईसा पूर्व 12,000 वर्ष पूर्व अगर आप जाते हैं तो उन सारे अध्ययन से ये सिद्ध होगा कि उस समय जो है चैत्र माह में शरद ऋतु हुआ करती थी। एक जगह पर उल्लेख आया है कि राजा दशरथ ने यज्ञ के बाद का जो पायस, खीर का जो प्रसाद है, वो है अपनी तीनों रानियों को दिया और उसके 1 वर्ष बाद वो रानियां प्रसूत हुई। ये तर्कसम्मत है, ये विज्ञान सम्मत है। 1 वर्ष बाद ही प्रसूति होगी, कहीं कोई चमत्कार नहीं था कि वो खीर दिया और अगले दिन जो है राजकुमारों का जन्म हुआ। उसके पीछे की वैज्ञानिकता, ये महत्वपूर्ण है मित्रों। बहुत सारे उल्लेख हैं, जैसे वानर सेना जब सीता जी को उनको ढूंढने के लिए गई हुई है, उस समय ऋतु की क्या स्थिति थी, किस तरह के पुष्प थे, और उसके बाद में उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। 1 माह का समय सुग्रीव ने दिया था। उस सारा जो वर्णन है वो जो कुछ महर्षि वाल्मीकि ने लिखा, उसके आधार पर उसको नक्षत्रों तक ले जाना और उसके बाद एक प्रामाणिक दिनांक तक लाना, ये एक बहुत बड़ा काम है। एक विशेष मुझे उसमें बात जो स्मरण में आती है कि रावण को जब हनुमान जी जब सीता जी को ढूंढते हुए लंका पहुंचे और उन्होंने देखा है कि रावण की जो सेज है उस पर अशोक के पुष्प बिछे हुए हैं, इसका अर्थ यह है कि अशोक के वृक्ष में पुष्प लगने की जो ऋतु है उस समय हनुमान जी लंका में थे। बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, इसको इस दृष्टि से देखना और इस पर विचार करना। मैं नीलेश जी को और नंदिनी जी को दोनों को इस बात के लिए जो है बहुत बहुत बधाई दूंगा। मित्रों, सांच को आंच नहीं होती। ये जो प्रमाण श्री राम के जन्म से लेकर अवध से लेकर श्रीलंका तक आपको देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन हमारे यहाँ कुछ इस तरह की स्थितियां थी, अब तो स्थितियां बहुत बदली हैं। मैं इस उल्लेख को सीधे लेकर आना चाहूंगा नीलेश जी के इस संदर्भ में कि उन्होंने डॉक्टर पीवी वर्तक और उन जैसे अनेक संशोधकों ने जो काम किया उसको बहुत आगे वो ले गए हैं। अंत में मैं अनुवाद की ओर आना चाहता हूं। अनुवाद जिस तरह से डॉक्टर नंदिनी नारायण ने किया वो सरल बात नहीं थी, क्योंकि मित्रों अनुवाद किसी एक भाषा के एक शब्द के लिए दूसरी भाषा का प्रतिशब्द मात्र नहीं होता, कोई समानार्थी शब्द वहां नहीं रखना होता, वहां पर केवल मिलता जुलता या उसी अर्थ का कोई नया शब्द ढूंढना नहीं होता। जब आप अनुवाद कर रहे होते हैं तो अनुवाद के साथ उसकी पृष्ठभूमि, उसकी भावभूमि भी पता होनी चाहिए। अंग्रेजी में कोई एक फिल्म बन रही थी ब्रज की पृष्ठभूमि पर, उसमें ब्रज के लोकगीत, अब ब्रज के लोकगीत कहां से आएंगे? ब्रज की माटी में राधा कृष्ण के प्रेम को समझे बिना, वहां की माटी में रचे बिना किसी अन्य भाषा में वो नहीं जा सकता। संजय जी के नेटवर्क के साथ शायद कुछ इशू आ रहा है, हम थोड़ी देर वेट कर लेते हैं क्योंकि संजय जी बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें कर रहे थे। हाँ, और एक्चुअली इन तीनों की टीम जो है, नीलेश जी की, नंदिनी जी की और संजय जी की, मुझे एक फनी जो डायलॉग मैं हिंदी मूवीज में डब करती हूँ वो याद आ गया कि जब आपके नसीब में मिलना लिखा हो तो दुनिया की कोई ताकत आप दोनों को अलग नहीं कर सकती। आपने मूवीज में ये डायलॉग सुना होगा और इन तीनों को देखकर लगता है कि दुनिया की कोई भी ताकत आप तीनों को अलग नहीं कर सकती। So, इतना बढ़िया टीम एफर्ट रहा है इन तीनों का। A big kudos to all three of you for bringing us this gem. और जैसे विदुलेखा और मैं सबसे गुजारिश कर रहे हैं, कृपया इस किताब को जरूर खरीदें, पढ़ें, नंदिनी जी के साथ अपने रिव्यूज, अपने विचार साझा करें, उनकी हौसला अफजाई करें। ठीक है, तो हमारे जीवन में परिवार का, दोस्तों का बहुत महत्व होता है। हम सब जानते हैं कि उनकी सराहना और साथ हमेशा हमें बहुत हौसला देती है। तो नंदिनी मैम के फादर इन लॉ के जो मित्र हैं श्री डी शर्मा, लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर जो रिटायर्ड हुए हैं, वो भी इस इवेंट में हैं। सर, आपको तहे दिल से नमन कि आपने समय निकाला और नंदिनी जी की हौसला अफजाई के लिए आप यहाँ आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब नंदिनी मैम के परिवारजनों से बात करती हैं
और सबसे पहले जो नंदिनी मैम चाहती हैं बोलें यहाँ पर, वो हैं उनकी बहू, उनकी डॉटर इन लॉ टिंग जैंग. She's Nandini ma'am's daughter-in-law who has been in some way part of her journey. Ting, would you please share your thoughts with us and say a few lines about your mom-in-law? लेकिन उससे पहले I want to ask you, do you know how do you say mom-in-law in Hindi? हिंदी में mom-in-law को क्या कहते हैं? I don't. Okay, so let me tell you, हिंदी में mom-in-law को सासू माँ कहते हैं. Sasuma. Yeah, so hopefully you'll remember this and you're looking lovely in this Indian attire. Thank you. Please go ahead, Ting. Okay, so Mama, I'm really, really proud of you. So I think I still remember in 2018, and I think Animesh was really busy and then went back to India to celebrate Diwali together with Mama. And then I think that was the first time I saw a very, very thick, and then I think it's not a book, it's like A4, you know, like paper print out, and it's really this thick on the table. And then I was like, what is this? And then Mama said, oh, this is a book I'm going to translate. And I was like, are you sure about it? And then she said, yeah. I said, but like, it's really thick. I wouldn't even imagine myself doing that. But she said, yeah, just slowly. And then I thought, you know, like when Indians sometimes say slowly, it can be really like very long there. But then since then, I just saw her carrying the book everywhere she went. We went to Kochi, we meant to have a holiday, and then she packed the book and then went all the way from Pune to Kochi. And every morning she woke up and she will look at the book and translate a couple. And then I went to the US, and then she also had this book with her. So it's just unbelievable. I felt like her determination and her love for the story and this responsibility also within her, want to share the story with more people. So actually today, I feel like I'm not just here as a daughter-in-law. I feel I'm here also as a friend, a mentee, and if I could say a soulmate of Mama. That I feel every time that spent with Mama, I really feel like traveling in space and time, and it's always full of wisdom and full of surprise. And then if you may see that there's always light in her eyes, and that is the only that you can find the light in people who pursue art and truth. And then you will also see sometimes this very subtle shyness in her smile, because she always felt like she's not that satisfied with her work. She always wants to do better and more. And you also find this immense compassion that in her gestures and in her face and in her arms all the time. And I really felt like this tender and loving in her, and not just the love the people she loves, but she loves the whole humanity. So I believe this is only the start, and we're going to see more and more from you, Mama. I'm proud of you. What a beautiful relationship you both share. And I must say, you come across like one perfect daughter-in-law, Ting. Is that true? But I guess you cannot be perfect by yourself. Your beautiful mom-in-law is helping you be one. So it's a Zoom meeting, so I don't need to show the rest of the sari. But I'm sure Nandini ma'am is a beautiful person inside out, and I'm sure a beautiful mom-in-law is helping you become that perfect daughter-in-law thing. So wonderful, lovely words. Thank you so much for sharing your thoughts with us. अब अनीता जेम्स जी से बात करते हैं. नंदिनी मैम की नीस उनकी भतीजी हैं. She has been an educationist and academician और एक समाज सेविका भी हैं. अनीता जी, प्लीज अपने विचार सबके साथ साझा कीजिए. गुरदीप, जब तक अनीता जी आ रही है मैं केवल माफी चाहूंगा, बीच में कुछ तकनीकी समस्या आ गई और शायद मैं पूरी तौर से बंद पड़ गया. हाँ जी, मैं बोलने वाली थी जब तक अनीता जी ज्वाइन करी हैं. संजय जी, कृपया अपनी बात पूरी कहें. बस मेरी बात समाप्ति पर आ गई थी. मैं इतना कहना चाह रहा था कि उस भावभूमि को सामने रखते हुए नंदिनी जी ने जिस तरह का अनुवाद किया है वो अद्भुत है. उनकी भाषा प्रांजल है और पूरी तौर पर एक सरसता, यानी पूरे क्या होता है कि प्रांजलता होनी चाहिए, सरसता होनी चाहिए,
प्रवाह होना चाहिए, प्रवाहमान होना चाहिए आपका अनुवाद। पूरे अनुवाद को पढ़ते हुए यदि पुस्तक पर लिखा ना हो कि अनुवाद है, तो पाठक को ये समझ में नहीं आता कि अनुवाद है या मूल है, और यही उनकी सबसे बड़ी कामयाबी है। मैं नंदिनी जी को फिर से बधाई देना चाहूंगा, नीलेश जी को बधाई देना चाहूंगा, और गुरदीप और विदुलेखा, आप दोनों बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं। गुरदीप ने उल्लेख किया कि नंदिनी जी ने एक बार उनको डांटा था, मुझे लगता है ये उनके डांट का परिणाम है, और मैं नंदिनी जी आपसे चाहूंगा कि बीच बीच में आप गुरदीप को साल 2 साल में एक आध बार डांटते रहिए, तो ये इसी तरह से अपने करियर को आगे बढ़ाती रहेंगी। आप सब लोगों ने बहुत आनंद के साथ मुझे सुना, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। थैंक यू, धन्यवाद संजय जी, थैंक यू सो मच। अनीता जी, Can you hear me now? जी 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 बिल्कुल सुन पा रहे हैं, प्लीज गो हेड, शेयर योर थॉट्स। Okay. Hello everybody. How are you? All good? Then everybody smile. You know, during this time of the pandemic, smile is the only panacea, solution to everything. But mind you, it can become a weapon as well. So today we are all here for the launch of my aunt Nandini Narayan's book. But aunt seems a very generic term, right? So let me be a little more specific. My Bua's book. Now that sounds better, right? But before I go ahead with it, let me begin with the Lucknowi Tehzeeb of Pehle Aap. You know, Lucknow and etiquette go hand in hand. And moreover, that's where she's from. So Mr. Nilesh, please accept my appreciation for your book. It's simply outstanding. You know, when Bua first told me about your book, I was reminded about the excitement I used to feel on unwrapping a packaged gift. Probably the same feeling that an archaeologist experiences when layers upon layer of earth is moved to expose an ancient relic. The element of surprise. You know, you have so beautifully and scientifically gone on to prove the existence of Ramayana and the proceedings of Ramayana, turning the mythological to logical. It's simply amazing. No words for it. Now, coming back to the moot point, my Bua's book. Where are you, Bua? Don't worry, I didn't forget you. You know, when first she told me that she was translating a book, I did not take it seriously. You know, I thought it was just a product of the pandemic and it will run away after some time. After all of us have become artists and chefs and whatnot during this time. But later on, she told me that, you know, my book is being published. My Bua, a writer? Am I imagining things? You know, ghar ki murgi dal barabar. But when things sank in, I started taking interest in it. And let me tell you, she has done a tremendous job. What are the factors to keep in mind with translation? Lucidity and simplicity. When a person goes through it, he should feel that he is reading the original. All of us see movies, right? You also see movies. And many a times with subtitles written at the bottom, you know, I read the subtitles, even if the movie is in the language I understand. But sometimes they are so horrendous that you can topple off the chair just reading them. Now, this is what I'm trying to explain. But Bua's translation is genuine and flowy. And mind you, keeping in account all the facts and figures, she has done a tremendous job. I'm sure her book is going to reach the desired destination and Bua the pinnacles of success. All the best, God bless, and
a very happy Independence Day to all of you. Jai Hind. Thank you, Anita ji, for the wonderful words and all the love and wishes that you've shared for Nandini ma'am. Thank you so much. अब मेरा बहुत मन कर रहा है और मुझे लगता है कि आप सब भी चाहेंगे कि नीलेश जी और नंदिनी जी अपनी किताब के कुछ हिस्से हम सबके साथ यहाँ साझा करें, हम सबको यहाँ पढ़कर सुनाएं। तो नीलेश जी, नंदिनी जी, प्लीज अपनी किताब को इंग्लिश से हिंदी इस सीक्वेंस में थोड़ा सा पढ़ दीजिए हमारी ऑडियंस के लिए। Let's have a small book reading session. All right. Thank you, Gurdeep ji. And thank you, everyone. Some wonderful addresses there. What I would like to do, as Anita ji said, the way Nandini ji has translated is just so beautiful. I would rather not read the English translation a lot. I would say that her translation has come out way much better than what I wrote in the original. I will read from a specific chapter, just few lines, and I would request Nandini ji to read that translation and possibly slightly a longer translation from her translation. I'm going to read from the Historic Rama, the book, chapter 9, and the heading of that chapter is Ram Sita Wedding. Natantri vadyate vina, nachakro vartate ratha, napati sukhamedate, yasyadapi shatatmaja. This is the verse from Valmiki Ramayana, Ayodhya. It is Sita telling to Bhagwan Ram. Okay. The translation: a veena cannot exist without its strings. A chariot cannot exist without its wheels. Without her husband, a woman can never live happily, even though she has 100 sons. She's saying this to Bhagwan Ram when Bhagwan Ram is making a proposal that Sita should stay in Ayodhya while he goes to Vanvas. That is the context of that. King Dashrath was getting old. When winter was over, that is when spring had begun, and at the suggestion of Brahmanas and his royal priest, King Dashrath ordered his minister to organize yajna recommended by Brahmanas. Now, this is happening in the context of Rama's birth, although we are talking of Ram Sita wedding. King Dashrath asked ministers to invite sage Rishyashrunga to Ayodhya. When considerable time had elapsed, and when sage Rishyashrunga was in Ayodhya, and when the season of Vasanta set in, King Dashrath felt the urge to begin the yajna. Yajna ground was set on the northern bank of river Sharayu, and Yajna horse was let loose. The Yajna horse returned after a year, and the Yajna commenced. I would like to stop here and rather have Dr. Nandini ji read the translation and a longer translation. But the point I want to emphasize is sometimes the details to such a granular details as to what side of the river the Yajna Mandap was set up. To that extent, that much minute details are there in the Valmiki Ramayana. So Dr. Nandini ji, if I may request, and if you would kindly read the corresponding translation and a longer translation from that chapter, it would be great for everyone here to listen to what that final product is. Thank you. यह पुस्तक मूलतः एक शोध ग्रंथ है। जाहिर सी बात है कि इसमें गणितीय भाषा का प्रयोग अधिक हुआ होगा। प्रश्न था कि इसे रोचक कैसे बनाया जाए ताकि आम आदमी इसे मन से पढ़े। तो मैंने और नीलेश जी ने तय किया कि राम के जन्म की कहानी से आरंभ कर उनके अयोध्या वापस पहुंचने तक की कहानी सुनाई जाए और साथ साथ थोड़ी गणित भी चले तो कहानी दमदार हो जाएगी। इसलिए अनुवाद के इस प्रथम भाग में केवल उन अध्यायों को लिया गया है जो एक निश्चित समय की ओर इंगित करने के साथ साथ कहानी को आगे भी बढ़ाते हैं। तो प्रस्तुत है एक वानगी। ना तंत्री वाद्यते वीणा, ना चक्रो वर्तते रथ, ना पतिः सुख मेधते, या स्यादपि शतात्मजा। वाल्मीकि रामायण। जिस प्रकार तारों के बिना वीणा का कोई अस्तित्व नहीं, जिस प्रकार पहियों के बिना रथ की कोई उपयोगिता नहीं, उसी प्रकार एक स्त्री पति के बिना कभी भी सुख को अनुभव नहीं कर सकती, चाहे वह शतपुत्रवती ही क्यों ना हो। राजा दशरथ की अब उम्र हो चली थी। सर्दी का मौसम समाप्त हुआ और वसंत का आगमन हो गया। अपने राजपुरोहित एवं विद्वानों के परामर्श के अनुसार राजा दशरथ ने
अपने मंत्रियों को ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए यज्ञ का आयोजन करने एवं ऋषि श्रृंग को अयोध्या आमंत्रित करने का आदेश दिया। काफी समय गुजर गया। वसंत ऋतु पूरे निखार पर थी। राजा दशरथ को लगा अब उचित समय है, यज्ञ प्रारंभ हो जाना चाहिए। सरयू नदी के उत्तरी तट पर यज्ञ भूमि बनाई गई और यज्ञ वाले अश्व को स्वतंत्र विचरने के लिए छोड़ दिया गया। अश्व पूरे 1 वर्ष बाद लौटा। अब यज्ञ प्रारंभ हो गया। अश्वमेध यज्ञ से अपने पूर्व पाप कर्मों से मुक्ति पाकर राजा दशरथ ने ऋषि श्रृंग से पुत्र प्राप्ति हेतु उपयुक्त यज्ञ करने की प्रार्थना की और ऋषि ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ प्रारंभ कर दिया। इस यज्ञ के प्रसाद स्वरूप प्राप्त खीर को राजा ने अपनी रानियों में बांट दिया। जल्दी ही रानियां गर्भवती हो गईं। यज्ञ समाप्त होने के 1 वर्ष बाद उन्होंने राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को जन्म दिया। संशय निवारण प्रयोग 12। संशय निवारण एक तरीका नीलेश जी ने अपनाया है, जो श्लोकों और जो साक्ष्यों या सबूतों को प्रस्तुत करके उसके साथ उनका जोड़ बैठाते हैं। तो संशय निवारण प्रयोग 12, शरद ऋतु में पुत्र कामेष्टि यज्ञ का समापन। राम का जन्म चंद्र काल गणना के अनुसार चैत्र मास था और हमने देखा कि वो शरद ऋतु का समय था। रामायण के मूल पाठ में बताया गया है कि राजकुमारों का जन्म 6 ऋतुओं के बाद अर्थात पूरे 1 वर्ष बाद हुआ था। इसका अर्थ हुआ कि यज्ञ समाप्ति के पूरे 1 वर्ष बाद पुत्र कामेष्टि के समाप्त होने का समय चैत्र मास ही था। इस प्रकार वह शरद ऋतु का भी समापन काल हुआ। यज्ञ समाप्त होने का समय शरद ऋतु का था। इस तथ्य की पुष्टि के लिए रामायणकार एक समरूप स्थिति का सहारा लेता हुआ दिखाई पड़ता है। रचनाकार द्वारा वस्तु स्थिति का यह अवलोकन हमारे द्वारा रखे गए इस तथ्य की पुष्टि भी करता है कि चैत्र मास उस समय संयोगवश शरद ऋतु में ही पड़ा था। हर्ष रश्मि विरोध योतम यस्यांतः पुरमा बभौ शारदस्याभिरामस्य चंद्रस्यैव नभोषुभि। राम का बचपन। सारे राजकुमार जल्दी ही नन्हे शिशुओं से बालकों और फिर नवयुवकों में बदल गए। सबको अश्व संचालन, धनुर्विद्या, युद्ध कला की बारीकियां, शासन करने की कला तथा धर्म ज्ञान में प्रशिक्षित किया गया। विश्वामित्र का अयोध्या आगमन। जब विश्वामित्र अपने यज्ञ की रक्षा हेतु राम को मांगने अयोध्या आए, उस समय राम की आयु सिर्फ 12 वर्ष की थी। उन 16 वर्षों में रामो राजीव लोचन न युद्ध योग्यतामस्य पश्यामि सह राक्षसैः। महर्षि विश्वामित्र का यज्ञ लगभग समाप्त हो चुका था, पर राक्षस उसे पूर्ण नहीं होने दे रहे थे। महर्षि 10 दिनों के लिए राम की सहायता चाहते थे। रामायण के मूल पाठ से स्पष्ट पता नहीं चलता कि महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ के दरबार में किस दिन पहुंचे थे। जो बात स्पष्ट होती है वह यह है कि जब महर्षि वहां पहुंचे, राजा दशरथ अपने मंत्रियों से राम के विवाह के बारे में बात कर रहे थे। इसके अलावा विश्वामित्र से हुई बातचीत के दौरान दशरथ कहते हैं कि राम तो अभी मात्र 16 वर्ष के हैं। मेरा अनुमान है कि राम के 16 वर्ष पूरे होते ही विश्वामित्र का अयोध्या पहुंचना मात्र एक संयोग ही है। चंद्र गणना के नक्षत्र, तिथि और महीने के अनुसार राम 3 दिसंबर 12,224 ईस्वी पूर्व को 12,224 BC 16 वर्ष के हो गए थे। अतः मेरे मतानुसार महर्षि विश्वामित्र 3 या 4 दिसंबर को राजा दशरथ के दरबार में पहुंचे थे। विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण। पहला दिन। अगले दिन 5 दिसंबर 12,224 ईस्वी पूर्व को राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ अयोध्या से चल दिए। इस दिन वे सरयू किनारे वाले रास्ते पर लगभग 12 मील चले। फिर महर्षि ने राम को बला और अतिबला नामक विद्याएं प्रदान की। उस रात वे सरयू तट पर ही सोए। इसके साथ ही 5 दिसंबर 12,224 ईस्वी पूर्व का दिन भी समाप्त हो गया। दूसरा दिन। अगले दिन सुबह उनकी यात्रा फिर शुरू हो गई। अब वे गंगा और सरयू के संगम पर पहुंच गए थे। शाम होते होते वे एक आश्रम पहुंच गए और वहीं आराम से रात बिताई। यह 6 दिसंबर 12,224 ईस्वी पूर्व का दिन था। तीसरा दिन। 7 दिसंबर की सुबह ही उन्होंने गंगा पार की और ताड़का वन में प्रवेश किया। हाँ, तो ये एक पैराग्राफ था जो
पहले अध्याय से, मतलब कि, इस पुस्तक के हिसाब से पहले अध्याय से और मूल पुस्तक के 9वें अध्याय से लिया गया है। यहाँ से राम की यात्रा शुरू होती है और आगे मिथिला तक जाते हैं। ओवर टू गुरदीप। एक्सीलेंट नंदिनी मैम, बहुत बहुत अच्छा आपने बोला। मुझे याद है मैं कॉलेज में कोट यूज किया करती थी और आज मुझे वापस वो एक रिमाइंडर आ गया उस कोट से कि त्याग दी सब ख्वाहिशें, त्याग दी सब ख्वाहिशें निष्काम बनने के लिए, राम ने खोया बहुत कुछ श्री राम बनने के लिए। तो आपकी इस बुक से मुझे वो कोट याद आ गया जो मैं कॉलेज में भी इस्तेमाल करती थी। बहुत बढ़िया नंदिनी मैम, बहुत बहुत बढ़िया। अब हम अध्यक्ष जी को निमंत्रण देंगे। विदुलेखा जी प्लीज आप अध्यक्ष जी का निमंत्रण करेंगी। चाहेंगे। बलराम सिंह जी 1990 से एज अ प्रोफेसर काम कर रहे हैं। उन्होंने डॉक्टर सिंह कमला नेहरू इंस्टीट्यूट साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या, जवाहरलाल नेहरू एवं टेक्सास टेक यूनिवर्सिटी ल्यूबॉक से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। बलराम सिंह जी यूमास डार्टमाउथ में 2014 तक और इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस साइंसेस डार्टमाउथ मैसाचुसेट्स में प्रोफेसर रहे हैं। आप वर्तमान में इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस साइंसेस के अध्यक्ष हैं और जैव प्रौद्योगिकी आधारित कंपनी प्राइम बायो इंक के संस्थापक भी हैं। आप एक तरफ बॉटुलियम और टेटनस न्यूरोटॉक्सिन पर रासायनिक तथा जैविक शोध कर रहे हैं, वहीं पर आयुर्वेद, योग, मन और चेतना के वैज्ञानिक व दार्शनिकता की समग्रता पर भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा आपकी हिंदी कविताएं कई ब्लॉग्स में प्रकाशित हो चुकी हैं। आपने 14 पुस्तकें और 325 से अधिक लेख प्रकाशित किए हैं। तो अब हम बलराम सिंह जी को आमंत्रित करना चाहेंगे। बलराम सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद बुद्धलेखा, एंड congratulations to Nilesh, my good friend, and it was lovely to hear Dr. Nandini Narayan's translation. मुझे लगता है कि क्षमा कीजिएगा, मैं किसी प्रोग्राम में था, थोड़ा सा लेट आया। यहाँ पे रोड आइलैंड में पहली बार, इस देश में पहली बार, रोड आइलैंड सबसे छोटा प्रदेश है अमेरिका का, और यहाँ पे आज गवर्नर ने, ये पहली बहुत ऐतिहासिक चीज हुई कि भारत का 75th इंडिपेंडेंस डे आज गवर्नर ने अपने स्टेट हाउस में मनाया। तो उसमें मैं थोड़ा व्यस्त था। गवर्नर कभी करीब 3 घंटा उन्होंने समय लगाया, लेकिन ये इस चीज का परिचायक है कि भारत की महिमा जो है बढ़ती जा रही है, और इसमें ऐसे लोगों का योगदान बहुत ज्यादा है जैसे कि नीलेश ओक। उन्होंने वैसे तो बिजनेस मैनेजमेंट के क्षेत्र के हैं, और लेकिन जैसे उन्होंने कहा, मैंने सुना उनकी बात कि ऐसा लगता है उनके प्रस्तावना में कि उनसे कोई चीज कहलवाई जा रही है, उसके अलावा वो कुछ कर नहीं सकते। ये ईश्वर की बहुत सारी महिमाएं होती हैं जिसको हम लोग समझ नहीं पाते, और उसकी छोटी मोटी जो चीजें हैं, जैसे कि रामायण कब हुआ था, कब कौन पैदा हुआ था, कौन क्या घटनाएं हुई थी। भारत में इतनी लेयर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हैं कि उसको समझना, और जो समझते हैं वो उनको भी समझना इतना आसान नहीं है। तो जहाँ पर ये समय की बात होती है कि भगवान राम का जन्म कब हुआ था, मैं स्वयं ही कई बार नीलेश जी से इस पर चर्चा कर चुका हूँ, और एक हमारे मन में जो बात थी युग की, उस पर मैं एक आध दो आर्टिकल 10-20 करीब 20 साल पहले लिखा था। उससे कई चीजें बैठती नहीं है नीलेश जी के जो ये हमारे जो 14,000 साल पहले राम का जन्म हुआ था, फिर महाभारत का युद्ध कब हुआ था, इनसे सबसे हमारे नहीं बैठते थे जो हमने लिखा हुआ था। बाद में हमने चर्चा करवाई इनसे करीब अभी 1 साल पहले, और उसमें और कई विद्वानों को बुलाया, तो पता लगा कि भारत इतना पुरातन देश है, उसमें युग को एक तरह से ही नहीं परिभाषित किया जाता है। इसलिए नीलेश जी की बात ये मुझे बहुत अच्छे समझ में आती है कि वो कह रहे हैं कि जो उन्होंने लिखा था उससे ज्यादा जो अनुवाद है उसका मतलब निकलता है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी भाषा एक सीमा है उसकी, गणित में और भी सीमा होती है। हालांकि आजकल का युग जो हो गया है वो गणित और विज्ञान, इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा मच गया है, तो जब तक उसका उपयोग नहीं करें उसको कोई मानता ही नहीं। अब यहाँ तक कि साहित्य का कभी एक समय होता है, जैसे कि डॉक्टर नंदिनी नारायण ने ये हिंदी में अनुवाद किया है, उसका बड़ा ही महत्व निकलेगा धीरे धीरे, क्योंकि लोगों को समझ में आए।
कुछ दिन के बाद उसमें लोग पीपल टेक लिबर्टी एंड उसमें अपनी बातें कहते कहते कुछ कभी कहीं बहुत दूर चली जाती हैं बातें, जो जहां मूल बात जो है वो रह जाती है। तो इसलिए अब विज्ञान का युग है, उस विज्ञान के युग में नीलेश जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है कि कम से कम उन्होंने नक्षत्रों ग्रहों के हिसाब से जो कि आज मान्य है उसके हिसाब से उन्होंने तिथि डाल दी है, उसके साथ जितने मानक ग्रंथ हैं उनके अनुसार जो बातें हुई हैं उनको सबके साथ समग्र कर दिया है। तो इससे एक कम से कम लोगों के अंदर विश्वास पैदा होता जा रहा है कि हाँ ये बात सही, क्योंकि आजकल का युग वैज्ञानिक युग है। लेकिन अंततो गत्वा तो बात यही वहीं पे आती है कि कोई शक्ति है जो से हमसे कुछ करवाती है, कोई शक्ति है जो कि हमको और नीलेश जी को भी मिलवाती है। मैं एक बार नीलेश जी को किसी का, मुझे अब आप नीलेश जी हो सकता है नीलेश जी को याद हो, मैं किसी को इनका परिचय करवा रहा था कि नीलेश जी ऐसे हैं वैसे हैं, तो उसने मुझे बाद में बोला कि भाई साहब मैंने ही तो आपको नीलेश जी से परिचय करवाया था आप मुझे ही परिचय करवा रहे हैं उल्टा। तो कभी कभी ऐसा चल रहा है, युग चल रहा है कि हमको कुछ याद नहीं रहता है, क्योंकि अब सोशल मीडिया का जमाना है, इतनी सारी समाचार इतने सारे आते हैं, इतनी खबरें आती हैं, लेकिन उसका जो मूल रूप है कि ये सारी चीजें कौन करवाता है। जैसे राम का जो वर्णन होता है, तो राम कोई साधारण व्यक्ति तो थे नहीं, लेकिन ये भी है कि वो व्यक्ति थे, उनको लोग भगवान मान लेते हैं। तो कभी कभी बहुत इतने उनको ऊंचाई पर रख देते हैं कि उनसे हम कुछ सीखना ही नहीं चाहते। हमारी अपनी घटना है, हमारे चाचा जी भगवान राम में पूरा विश्वास करते थे, लेकिन झूठ बहुत बोलते थे। तो एक बार मैंने उनसे कहा कि आप भगवान राम में इतना विश्वास करते लेकिन झूठ बोलते हैं। तो बोलते हैं कि तो मतलब इसमें क्या फर्क पड़ता है। मैंने कहा देखिए, राम में आप विश्वास करते हैं, राम ने जो कहा वो किया, आप भी जो कहें वो सत्य होना चाहिए। तो बोलते हैं वो भगवान थे। तो मैंने कहा लेकिन इंसान के रूप में आए थे, इंसान की तरह दिखाए थे। तो बोलते हैं कि हमने कहा कि हम लोग भी वैसा बन सकते हैं। बोले इसको कभी सोचना भी नहीं तो महापाप है, भगवान बनना ही नहीं चाहिए हमको, भगवान बनने के लिए सोचना पाप है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि कभी कभी लोग चीजों को इतने उस स्तर पर रख देते हैं, विषय को इतने स्तर पर रख देते हैं, पर्सनालिटीज को इतने ऊपर रख देते हैं कि हम उसको एक मानव के रूप में, कम्युनिकेशन के रूप में हो नहीं पाता है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि ये जो दोनों लोगों का ये प्रयास रहा है कि इन्होंने साइंटिफिक चीजों को उस एक एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन के आधार पे सबके समक्ष रखा है। ये विवादास्पद है। बहुत सारे लोग हमको शिकायत करते हैं कि नीलेश जी हमारे यहाँ एक फैकल्टी हैं, लोग बोलते हैं कि नहीं ये हमारी पुरानी परंपराओं को ध्वस्त कर दे रहे हैं किसी तरह से। जैसे लगता है कि वो परंपराएं ज्यादा जरूरी हैं, ज्ञान इतना जरूरी नहीं है। लेकिन मैं बहुत ही आभारी हूँ और बहुत प्रशंसा करता हूँ नीलेश जी की कि ये बहुत ही शांत स्वभाव से, शांत रूप से देखते हैं और सभी के सारे सवालों का जवाब उपयुक्त रूप से देते हैं। ऐसा नहीं बहुत सारे लोग इधर उधर की बहुत सारी बातें करते हैं, वैसा नहीं होता है। तो मैं वैसे हूँ विज्ञान का आदमी, लेकिन जैसे आपने उसमें मेरा इंट्रोडक्शन में यह भी बताया कि मैं अवध यूनिवर्सिटी का अयोध्या के पास मेरा घर है। तो बहुत सारी चीजें मुझे हमारे संस्कार में मिली हुई हैं वहाँ की, और उसमें एक संस्कार भी, इस संस्कार बस मैं कुछ काम करता रहता हूँ उसमें। इसमें यह है कि राम के जो भाव हैं, जो राम राज्य के जो भाव हैं, राम राज्य का मतलब जो उनके सिद्धांत से, जिनके सिद्धांत के कारण उन्होंने इतना बड़ा काम किया, जो राम से श्री राम बने, जो जिसका भी जिक्र किया था गुरदीप ने कि कैसे राम से श्री राम बनने में कितने कष्ट उठाए उन्होंने। उस बात को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि संसार में समस्याएं तो हैं, लेकिन इन समस्याओं के बीच में जूझते हुए सिद्धांतों को, धर्म को स्थापित करना या उन पे चलना, ये सबसे बड़ी बात है। मुझे लगता है आज के युग में, आज का जो काल चल रहा है, इसमें इसकी बहुत आवश्यकता है। अमेरिका जैसे देश में हम लोग बैठे हैं, मुझे लगता है यहाँ की राम राज्य के कुछ सिद्धांतों का ज्यादा यहाँ पे चलन है, उसको लोग ज्यादा मानते हैं। जो कहते हैं अक्सर लोग करते हैं, जैसे कि कम से कम कानूनन जो कहते हैं वो तो करते हैं। इनका कानून का विषय, हमारे यहाँ धर्म का विषय था, प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। लेकिन हमारे यहाँ पे दुर्भाग्य से भारत में ये ज्ञान लोगों को के अभ्यास में, अपने जीवन में लुप्त हो गया है। तो ऐसा लगता है कि ऐसे पुस्तकों की, ऐसे विचारों की, ऐसे स्कॉलरशिप की जरूरत है, जिससे कि ये
आर्टिकल लिखा हुआ है, जिसको कि मैंने ये सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कॉस्मोलॉजी के जरिए और विज्ञान के जरिए। और उसमें नीलेश जी का जो विचार हैं, जो इन्होंने पुस्तकें अपनी लिखी हुई, जिस चीज को उन्होंने सबके समक्ष रखा हुआ है कि ये तो 2000, 4000, 1000 साल पुरानी बातें नहीं है, ना ही मनगढ़ंत बातें हैं, बल्कि इसके साइंटिफिक प्रूफ हैं कि ये घटनाएं हुई थी। क्योंकि जैसे आप लोग कह रहे हैं कि ऋतुएं, उन्होंने डेट्स बताई, ऋतुएं बताई, भौगोलिक परिस्थिति बताई, तो ऐसे कोई मनगढ़ंत नहीं हो सकता है। उसके आधार पे कॉस्मोलॉजी के अनुसार पे जो हुआ है कि मनु से सारा संसार चलता, मनु शत्रुपा से, और मनु शत्रुपा के जो पुत्र थे इक्ष्वाकु, जिनसे कि सूर्य वंश चला है, जिसमें कि भगवान राम पैदा हुए। उसमें कहानी भी है कि मनु शत्रुपा ने बहुत तपस्या की थी, तो भगवान विष्णु प्रकट होके उनको वचन दिया था कि हम, जब वो एक समय आएगा जब वो दशरथ और कौशल्या के रूप में पैदा होंगे और उसके वहां पे वो राम के रूप में अपना अवतार लेंगे। ये बात अगर मानते हैं तो मनु और शत्रुपा की जो कहानी है कॉस्मोलॉजी की, और उसको नीलेश के जो समय को, इन्होंने समय काल को सिद्ध किया है, और आज का जो विज्ञान है पॉपुलेशन जेनेटिक्स, जिसमें कहा जाता है कि 60,000 साल पहले मानव अफ्रीका से माइग्रेट करके हिंदुस्तान आया, भारत आया, और भारत में वो भी साउथ इंडिया में गया। और ये मनु का कहानी यह है कि मनु जो है वो साउथ इंडिया में पहले थे, लेकिन जब वहां पे बहुत बड़ी बाढ़ आई, जिसमें भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार के हिसाब से वो नॉर्थ में आए, वहां से सारी संसार की पूरी जो पॉपुलेशन है वहां से निकलती है। दिस इज पॉपुलेशन जेनेटिक्स स्टोरी। सो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एक आर्टिकल ये लिखा हुआ है, वो शायद आप लोगों को पसंद आए, कि मैं ये कह रहा हूँ कि अयोध्या जो है वो सारे संसार का ननिहाल है। सारे लोगों के माताएं हमारे यहाँ से आई हैं। उसको हम आगे और भी देखते हैं कि आप लोगों के साथ किस तरह से मिलकर इस बात को आगे बढ़ाया जाए, जिसमें किसी के लिए कोई प्रतिस्पर्धा की बात नहीं है कि किसकी सिविलाइजेशन अच्छी किसकी बुरी है, क्योंकि ननिहाल में तो सबको प्यार ही मिलता है। अब मैं इन शब्दों के साथ अपनी बात यहाँ पे समाप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि समय सबके साथ सीमित है। लेकिन ये बहुत अच्छी चर्चा, बहुत अच्छी लगी। पुस्तक का विमोचन आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये सारी चीजें, मुझे उम्मीद है कि ये पुस्तक सिर्फ इन प्रिंट नहीं बल्कि ई कॉपी भी अवेलेबल होगी, जिससे कि बहुत सारे लोग इसको पढ़ सकें, और उम्मीद है कि इसकी पॉपुलैरिटी और बढ़ती जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया बलराम जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। विदुलेखा, बहुत अच्छा कहा बलराम जी ने, और इतने कम समय में उन्होंने ये बता दिया कि हमें एट द एंड क्या कंक्लूजन निकालना चाहिए बुक से, चाहे वो राम राज्य से रिलेटेड हो या वो अपने लाइफ के पर्सनल कंडक्ट से रिलेटेड हो। तो इसी के साथ प्रोग्राम के समापन की ओर बढ़ते हुए मैं अनिमेश जी, जो कि नंदिनी जी के पुत्र हैं, उनसे अनुरोध करूंगी कि सबको धन्यवाद दें, और सबसे अनुरोध करूंगी कि अभी रुकें, एक ग्रुप स्क्रीनशॉट करिए। तो अनिमेश जी। और मेरी छोटी सी गुजारिश है अनिल सर से, नंदिनी मैम के हस्बैंड से, कि कृपया आप सिर्फ हमारे साथ कुछ अपना भी विचार शेयर करें। अनिमेश वोट ऑफ थैंक्स तो कहेंगे ही, बट प्लीज अगर आप नंदिनी मैम की इस जर्नी के बारे में थोड़ी सी कुछ बात कहें तो बहुत अच्छा लगेगा। अनिल सर जी, अनिमेश एंड अनिल जी दोनों। Papa, do you want to go first? Hello? एक सेकंड, मेरे ख्याल से वो आ रहे हैं। You can start, till then Animesh, he can join you. Okay. जी. So I guess, I mean, also for the benefit of some of our attendees who are joining in from other countries, मैं अंग्रेजी का प्रयोग करके अब बोलना चाहूँगा. So I guess the first thing is I'd like to say that this session wouldn't be complete without due mention of an important backstory. And the backstory is basically that of my mother and what I've been observing since I was young. What I think makes this project especially meaningful for her is her relationship with the Ramayana. It's a very special relationship. It's a relationship with
the philosophy that's part and parcel of the epic, its constituent themes, narratives, characters, relationships, be it between Ram and Dashrath, Ram and Lakshman, Ram Sita, Ram Hanuman, Kaikeyi, and so on. The symbolism, the allegories, and also the contradictions. And some of this, I imagine, you will get to witness firsthand once my mother's, Dr. Narayan's, second book, her anthology of poems, is published next month. So I've been observing this since I was young. I mean, it's like, as human beings, we all live and are shaped by stories. And for her, this has been the abiding narrative that's virtually a part of her. So all of this, I guess, makes this project not one of translation, but one of transcreation, because she's really put herself into bringing the original text alive. And she's enriched it as she went along. And Sanjay ji was rightly saying that, a translation project is not word for word. It involves practically creating a piece of work afresh. So now with that, I'd like to move on to the vote of thanks. So on behalf of the organizers, I'd like to conclude by expressing my sincere thanks and appreciation to our chief guest, Professor Balram Singh ji, for carving out time out of his packed schedule to attend this event and for sharing his nuanced views. To Sanjay Bharadwaj ji for sharing his reflections and his analysis of this book. To Nilesh Oak ji, author of the original book in English, for sharing with us the inspiration that spawned the original work. And of course, Dr. Nandini Narayan ji for giving us a behind-the-scenes view, as it were, into her transcreation journey. Thanks are also due to Dr. Kirti Narayan for her beautiful rendition of the Shanti Path, Sangeeta Kulkarni ji for inaugurating the proceedings by singing an equally beautiful Vandana or invocation of Goddess Saraswati, Gurdeep Fadwa ji and Viduleka Tiwari ji, thank you for hosting the event and for being the narrative thread that carried the event through. Anita James ji, Ting Jang ji, Anil Narayan ji, who will speak shortly, for sharing their endearing personal anecdotes. And lastly, a warm thanks to all the attendees who are with us today. I guess with that, I'd like to pass it on to Mr. Anil Narayan, my father, so he can say a couple of words. I've given my solid support to my wife with endless quantities of coffee and tea and snacks. With me managing the kitchen and her working at this stage of life, I would say we have experienced role reversal. I think you can all guess who did the dishes. With these words, I would like to thank all of you. तो आपने कम शब्दों में लेकिन अपना कंट्रीब्यूशन बता ही दिया अनिल जी। सबसे कम बात कही लेकिन बता दिया कि सबसे बड़ा श्रेय मेरा ही है नंदिनी जी की इस जर्नी में। बहुत बढ़िया। अब हम इस प्रोग्राम का अंत करेंगे। मैं गुजारिश करूंगी नंदिनी मैम की भाभी जी, उनकी सिस्टर इन लॉ श्रीमती कीर्ति नारायण जी से, जो शांति पाठ का गायन करेंगी। कीर्ति जी भी एजुकेशनिस्ट रह चुकी हैं, करीब 35 सालों तक शिक्षा के क्षेत्र में इंडियन और कई चाइनीज यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ा चुकी हैं। शी इज ऑल्सो ऑथर्ड 7 to 8 रिसर्च ओरिएंटेड बुक्स। भाई एक बात मैं कहूंगी, मानना पड़ेगा, ये पूरा नारायण परिवार एकेडमिक्स फील्ड में छाया हुआ है। इसका राज तो मैं बाद में पूछूंगी आपसे, लेकिन फिलहाल कीर्ति मैम अगर आप शांति पाठ आरंभ करें और इस प्रोग्राम का अंत करें। Thanks a lot for inviting me here to be a part of this wonderful program. And it's a real historic occasion for me because Nandini has been very, very dear to me. And we have been like soulmates. I got married before her. And my little child was just 6 days old when Nandini got married. So we have been growing together in the same family. Were very, very close to each other. They were real soulmates.
And as we grew in our lives, Nandini and I have become absolute soulmates also. And I'm extremely fond of her. She encourages me in everything, supports me. And I hope that I also encourage her in everything that she does. And all in her future endeavors, I would love to see her so successful in every manner. Her Hindi is fantastic. I cannot match up to it. लेकिन मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि लखनऊ की नाक ना कटे और मैं थोड़ा बहुत उसमें अपना योगदान दे सकूं. So that's Nandini for you. For me, she is very loved by me. I love her a lot. And many such books in future. और मैं इसको बहुत बहुत आशीर्वाद के साथ, हालांकि मुझसे थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन फिर भी doesn't matter. I got married first. So मैं इसको बहुत बहुत आशीर्वाद के साथ, without taking much time. And also I would like to say that her children, whom we, of course, their pet names, Jojo and Sonal, both of them, they are very, very dear to me. Very dear to me. They're like my own children. And they've always treated me as their, well, second mother, if not first. With this beautiful Shanti part, with which we'll end this program. Om Sehna Bhavatu Sehna Bhunaktu Sehviryam Karvavahe Tejasvi Navadhitamastu Ma Vidivishavahe. Om वांग में मनसी प्रतिष्ठिता मनो में वाची प्रतिष्ठितम अविराविर्महेधि वेदस्य महाणिस्थ श्रुतं मे मा प्रहासिः अनेनाधीतेन आहो रात्रान् संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तद् माम् अवतु तद् वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु माम् अवतु वक्तारम् सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ॐ शान्ति शान्ति शान्ति. But for all the listeners and whoever is here, I will like to translate these three beautiful parts of the Shanti Path in English. So quickly, I'll just do that. The first one, may we all be protected. May we all be nourished. May we work together with great energy. May our intellect be sharpened. May our study be effective. Let there be no animosity amongst us. Om, peace in me, peace in nature, and peace in divine forces. This is the first one. The second one, Om, let my speech be established in my mind. Let my mind be established in my speech. Let the knowledge of the self manifest Atma grow in me. Let my mind and speech be the support to experience the knowledge of the Vedas. Let what is heard by me from Guru and the Vedas be not a mere appearance, but what is gained by studying day and night be retained. I speak about the divine truth. I speak about the absolute truth. May that protect me. May that protect the teacher. May that protect me. May that protect the teacher. Now the third one, I shall just sing. May all on earth be blessed.
May all remain forever free. May all on earth be blessed. May all to all God's beings. May all know their immortality. We wish joy to all God's beings. May all know their immortality. Om Shanti, Shanti, Shanti. And Jai Hind. जय हिंद कीर्ति जी। अनिमेश अपने वोट ऑफ थैंक्स में आपको ऑलरेडी थैंक यू बोल चुके हैं एडवांस में। हमारी पूरी टीम की तरफ से फिर से एक बार आपको थैंक यू। सभी गेस्ट का, पैनलिस्ट का, इनवाइटीज, ऑडियंस, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ क्षण और प्लीज रुक जाइए, हम लोग स्क्रीनशॉट या एक सबके साथ तस्वीर लेना चाहेंगे। और साथ में एक बार फिर से रिमाइंड करना चाहूंगी, गुजारिश करना चाहूंगी कि नंदिनी मैम की किताब जरूर पढ़िए। आप जो डिटेल्स हैं उनके बेटे अनिमेश से ले सकते हैं और उनकी हौसला अफजाई जरूर करें। थैंक यू वंस अगेन वेरी मच। टेक केयर। लेट्स टेक अ पिक्चर एंड देन वी कैन कॉल इट अ डे। सभी लोग अपना वीडियो ऑन कर लें। हाँ जी, चेहरे पर स्माइल। गुड नाइट जो इंडिया वाले हैं उनके लिए गुड नाइट स्माइल। बाकी जो दूसरी कंट्री से ज्वाइन कर रहे हैं उनके रिस्पेक्टिव लोकेशंस का गुड आफ्टरनून या गुड डे। And Gurdeep ji, who is taking the picture? Otherwise, we all will be I smiling. know, वो मुझे लगा सब स्माइल कर रहे हैं, फोटो ले कौन रहा है? अनिमेश, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी। Okay. ले रहा हूँ। ठीक है। चीज। डन बोल दीजिएगा वरना सबके बिल्कुल राजू तुम्हारे दांत मोतियों जैसे चमक रहे हो रहा है। हाँ, हो गया। Okay. Thank you. थैंक यू सो मच। थैंक यू आप Thank सभी you. का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया सभी का। Thank you.